नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, डेमोग्राफिक विंटर। कुछ ही दिन पहले इटली की कम होती जन्म दर को लेकर पोप फ्रांसिस ने एक टिप्पणी करी थी अपने एनुअल स्पीच में, जो क्रिसमस के आसपास वो भाषण देते हैं उसमें, और इसको लेकर वर्ल्ड मीडिया ने काफ़ी रिपोर्टिंग भी करी। तो पोप ने कहा था कि इटली की जो आबादी है वो कम हो रही है, बर्थ रेट कम हो रही है टू बी स्पेसिफिक, और ये एक ट्रेजेडी है। कुछ महीने पहले भी इन्होंने डेमोग्राफिक विंटर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि देखो पोप ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ठीक है वो रिलीजियस एक मामला रहता है, लेकिन अगर उन्होंने टिप्पणी करी है कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड, बर्थ रेट से रिलेटेड, तो ये कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी लेक्चर्स की अपडेट्स है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। सो डू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, पाथफाइंडर और मेरे पर्सनल टेलीग्राम, दोनों पर ही आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट 2 जनवरी को होने वाला है। इस बार हिस्ट्री क्वेश्चंस मेरे द्वारा डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, इन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बताना मुझे कि हिस्ट्री क्वेश्चंस कैसे आपको लगे, टफ, इजी। और इसमें एनरोल करने के लिए लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है और महिपाल कोड का इस्तेमाल कर लेना, कहीं पर भी अनलॉक कोड मांगा जाता है। तो मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स यूट्यूब पर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। तो देखिए इटली कहाँ पर स्थित है, जिन्हें नहीं पता पहले ये देख लो। तो ये है इटली, ये है रोम, और रोम के बीचों बीच स्थित है वेटिकन सिटी, जहां पर पोप रहते हैं। पोप कौन है? रोमन कैथलिक्स के पूरे विश्व में जो धार्मिक लीडर हैं, दैट इज पोप फ्रांसिस राइट नाउ। तो दुनिया में क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है और उसमें भी रोमन कैथलिसिज्म सबसे बड़ा संप्रदाय है, उसके रिलीजियस लीडर हैं पोप। वैसे पूरी दुनिया के जो रोमन कैथलिक्स नहीं भी हैं वो भी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, बट टेक्निकली ही इज द रिलीजियस लीडर ऑफ कैथलिक रोमन कैथलिक्स। अब आ जाते हैं इटली के आबादी के आंकड़ों पर। तो पोप को अचानक से इतनी चिंता इसीलिए हुई क्योंकि रिसेंटली दिसंबर के महीने में इटली ने अपने डेमोग्राफिक आंकड़ों को जारी किया था 2021 के लिए, और इसमें पता चला है कि देश की जो बर्थ रेट है वो पिछले 160 सालों में सबसे कम है। जब से इटली देश बना है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, उसके बाद से इनका लोएस्ट आंकड़ा है, द लीस्ट नंबर ऑफ बर्थ्स इन इटली सिंस 1861, और लगातार 12वें साल ये रेट गिरी है। तो इसके कारण काफ़ी हेडलाइंस भी हुई थी इटली में, यूरोप में। तो वैसे इटली की आबादी जो है वो 6 करोड़ के आसपास है। तो इटली के द्वारा रिलीज किए गए आंकड़ों को अगर हम देखें तो यहां पर 2019 में देश में जन्म हुआ था 4,20,000 बच्चों का। 2020 में यह आंकड़ा गिरकर हो गया लगभग 4,05,000, और जनवरी से सितंबर का जो डेटा अभी रिलीज हुआ था उसमें बताया गया कि पिछले साल इसी पीरियड के मुकाबले 12,500 कम बच्चों का जन्म हुआ है। तो ओवरऑल पूरे साल में यह आंकड़ा लगभग वही 15,000 के आसपास और गिरेगा। सो कंटिन्यूअसली पिछले 2 साल से 15,000 यह आंकड़ा गिरता जा रहा है। अब आप सोचोगे कि 15-20 हज़ार से क्या फर्क पड़ता है, तो देखो हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पर आंकड़े करोड़ों में होते हैं। ये इटली की बात हो रही है, इटली की आबादी 6 करोड़ भी नहीं है, 5 करोड़ 92 लाख के आसपास आबादी है। तो वहां पर 10-20 हज़ार भी ऊपर नीचे होता है तो वो उनके पॉपुलेशन के डेटा को बदल देता है काफी बड़े स्तर पर। अब बात करें हम टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो टीएफआर इटली की ऑलरेडी बहुत ही कम है, 1.24। इसका क्या मतलब होता है कि इटली में एक महिला औसतन अपने पूरे जीवन में 1.24 बच्चों को जन्म देगी। तो ये रिप्लेसमेंट रेशियो होता है 2.1 का, यानी कि हर महिला कम से कम 2 से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 2.1 बच्चों को जन्म दे, तब जाकर आबादी स्थिर रहती है। ये 2 क्यों नहीं होता, एग्जैक्टली 2 होना चाहिए कायदे से, मतलब माता पिता की मृत्यु हो जाएगी तो पीछे 2 बच्चे रहेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट 2.0 नहीं होता, 0.1 आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता है फॉर इवेंट्स लाइक पैंडेमिक, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। तो 2.1 रिप्लेसमेंट रेशियो होता है। पूरे दुनिया की अभी आप टीएफआर देखें तो 2.4 एवरेज है, और भारत की अभी रिसेंटली जो आंकड़े जारी हुए हैं उससे हमें पता है कि धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। सो इट हैज कम टू 2.2 इन इंडिया, लेकिन इटली में ये 1.24 है। और ये आंकड़ा भी तब आता है जब आप सभी प्रवासियों को मिला देते हैं। इटालियन महिलाओं की अगर रेट आप देखें टीएफआर, तो ये 1.17 के आसपास आ जाती है। तो दुनिया के बड़े देशों में अगर हम देखें, बड़े देश से मेरा मतलब है कि जिनकी आबादी थोड़ी ठीक ठाक है, करोड़ों में आती है, उनमें इटली वन ऑफ द लोएस्ट टीएफआर वाला देश है। सबसे कम टीएफआर है साउथ कोरिया की, वहां पर 0.92 हो चुकी है ये, यानी कि एक महिला औसतन अपने जीवन में एक बच्चे को जन्म नहीं देती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 0.92 बच्चे पैदा हुए, ये कैलकुलेशन ऐसे होती है, मान लो 1000 महिलाएं हैं तो 1000 महिलाओं पर यहाँ पर 920 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहां पर 2.2 हो जाएगा, उसका मतलब है कि 1000 महिलाएं औसतन 2200 बच्चों को जन्म दे रही हैं। इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है। लेकिन इटली में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो इनका नॉर्दर्न एरिया है ये ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जो दक्षिणी एरिया है वो गरीब है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह कम है। तो नॉर्दर्न एरियाज में फर्टिलिटी रेट ठीक है, 1.71 के आसपास है, और दक्षिण में काफ़ी कम है।
ये सार्डिनिया वाला आइलैंड है, यहाँ पर तो ये 0.97 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है वहाँ लोग बच्चे पैदा करके उन्हें बड़ा करना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इसीलिए भी फर्टिलिटी रेट्स गिर रही हैं। अब इटली की आबादी एग्जैक्टली 5 करोड़ 94 लाख है, तो 6 करोड़ के आसपास मान लो। 2020 में यहाँ टोटल डेथ हुई थी 7.5 लाख। हालांकि इसमें कोविड-19 के कारण ये आंकड़ा बढ़ गया था, पर फिर भी 7.5 लाख डेथ, और बच्चे पैदा कितने हुए, 4,05,000, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख का यहाँ पर गैप आ गया ना, तो आबादी इनकी कम हो गई। अब इटली में कोविड-19 के दौरान हाईएस्ट डेथ रेट थी, दुनिया में सबसे ज्यादा मौत अगर पॉपुलेशन वाइज आप देखेंगे तो इटली जैसे विकसित देशों में हुई थी। अगर आपको याद हो तो फरवरी 2022, मार्च 2022 कोविड के शुरुआती महीने, उस समय इटली वो देश था जिसमें सबसे ज्यादा कोविड इन्फेक्शन हुए थे। अब यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी एजेड है, बूढ़ी आबादी है, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर डेथ रेट्स देखने को मिली थी। इनफैक्ट आप भारत और इटली को कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पर सेकेंड वेव जब अपने चरम पर थी ना, उस समय भी हमारी जो पर मिलियन डेथ रेट है वो इटली के आसपास भी नहीं थी। आप फर्क देख रहे हो, इटली में यहाँ पर ये ग्राफ कहाँ टच कर रहा है और भारत में कहाँ पर है। तो भारत में ऑफकोर्स डेथ, नंबर ऑफ डेथ ज्यादा होंगी क्योंकि हमारा आबादी बड़ी है ना, वहाँ हमारे यहाँ आबादी 140 करोड़ है, वहां पर 6 करोड़ है, बट जो पर मिलियन डेथ का आंकड़ा आप देखोगे तो उसमें इटली बहुत टॉप पर है, इनफैक्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट था। तो अब पोप के मैसेज की बात कर लेते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोप ने बेसिकली अभी कुछ फंक्शंस थे, रिलीजियस फंक्शंस, उनमें एक स्पीच दी, कहा कि परिवार बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, प्लीज, थैंक यू और सॉरी शब्द को बार बार इस्तेमाल करो। और इन्होंने डेमोग्राफिक विंटर की भी चर्चा करी थी, तो हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इस ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया डेमोग्राफिक विंटर का। तो अब ये डेमोग्राफिक विंटर शब्द का मतलब क्या है? देखो, विंटर ऑफकोर्स सर्दियां, और डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक विंटर का मतलब है एक ऐसा समय जब दुनिया में टोटल फर्टिलिटी 2.1 से कम हो जाएगी और उसके बाद दुनिया की आबादी घटना शुरू हो जाएगी। तो दुनिया नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक देश के संदर्भ में भी आप इसको देख सकते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की ये 2.1 से कम हो गई तो फिर ग्लोबल पॉपुलेशन गिरेगी, लेकिन अभी तो केवल विकसित देशों में ये देखा जा रहा है कि ये आबादी गिर रही है। तो 1950 और 2017 के बीच में दुनिया की ओवरऑल जो एवरेज फर्टिलिटी है वो 4.7 से 2.4 पर आ गई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया 2.4 अभी है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। तो इसका मतलब है कि जो आबादी बढ़ने की जो दर है वो धीमी तो पड़ी है। अगर 1950s 60s की दर से आबादी बढ़ती रहती तो बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती, लेकिन इसमें ग्लोबल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अफ्रीका के कई देश है, वहाँ पर यह आंकड़ा 6 है, 6 आई थिंक हाईएस्ट इज इन नाइजर नाम का जो देश है, वहाँ पर ये 7 के आसपास है, और लोएस्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि साउथ कोरिया में 0.92 के आसपास है। अब ये शब्द डेमोग्राफिक विंटर पॉपुलर कल्चर में ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ 2008 में आई एक डॉक्यूमेंट्री के बाद। तो ये डॉक्यूमेंट्री थी, इसका नाम था डेमोग्राफिक विंटर। इसमें इन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। अब इसे देखने मत बैठ जाना, अपना समय व्यर्थ मत करना। जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने सभी इस लेक्चर में बता दी हैं। जब सिलेक्ट हो जाओ उसके बाद मन मर्जी पड़े जितनी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज आप देखिएगा। अब इस डॉक्यूमेंट्री में भी यही बातें कही गई थी कि किस प्रकार से धीरे धीरे आबादी कम होगी, तो उस स्टेज को कहा गया है डेमोग्राफिक विंटर। तो विंटर वेस्टर्न कल्चर्स में बेसिकली ऐसी चीज़ को कहा जाता है जब कुछ भी कम होता है, काफ़ी सैड सा दिखता है माहौल, तब वहाँ पर उसको विंटर शब्द के साथ जोड़ देते हैं। तो डेमोग्राफिक विंटर एक ऐसा समय होगा जब इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे फर्टिलिटी चली जाएगी। तो ऐसे में जितने लोग मरेंगे उससे कम बच्चे दुनिया में, देश में पैदा होंगे, और धीरे धीरे आबादी इसके कारण घटती जाएगी। अब इन सभी आंकड़ों में ध्यान में रखना, ये बात मानकर चली जा रही है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम काउंट नहीं कर रहे, जैसे कि इमिग्रेशन। तो दूसरे देश से प्रवासी जैसे इटली में काफ़ी आ रहे हैं, अफ्रीका से, सीरिया से, उनको यहाँ पर अभी मैं काउंट इस पूरे सिनेरियो में नहीं कर रहा हूँ। तो मान लो जितने लोग कम हो रहे हैं, मतलब जितने बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, अगर उतने इमिग्रेंट्स आ जाएं देश में तो फिर वो आबादी का लेवल उतना ही रहेगा। लेकिन अभी के लिए हम मानकर चल लेते हैं कि इमिग्रेशन नेक्स्ट टू जीरो है, जैसा कि जापान में एक्चुअली में जीरो के आसपास ही रहता है वो। तो उन देशों में लेबर शॉर्टेज आएगी भविष्य में, ये प्रॉब्लम है। जापान को भी ये सबसे बड़ी टेंशन है कि देश में आने वाले 50 सालों में लेबर शॉर्टेज आने वाली है। जैसे जैसे आबादी बूढ़ी होती जाती है, जवान लोगों की कमी है, और ये केवल एक प्रॉब्लम सोसाइटी के लिए नहीं है बल्कि इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक थ्रेट है। जब आबादी में बूढ़े लोगों का प्रतिशत ज्यादा होगा तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिरेगा और पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ भी गिर जाएगी। तो वैसे भी दुनिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिर रहा है बड़े बड़े देशों में। तो आप देखोगे भारत में भी ऑलमोस्ट 8% के आसपास ये गिर चुका है सिंस 2004। जवान पॉपुलेशन कम होने के कारण लेबर प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी। जवान लोग ज्यादा तेजी से नया काम सीख सकते हैं, बूढ़ी आबादी धीरे नया काम सीखेगी, उससे भी असर आता है। प्रोडक्शन गिर जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ओवरऑल इसके कारण पर कैपिटा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। पर कैपिटा ग्रोथ जो तेज होती है वो तेज नहीं होगी क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस पर कैपिटा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, केवल जो जवान आबादी वाला पोर्शन है वो उसे ऊपर लेकर जा रहा है।
तो जितनी ज़्यादा ओल्डर वर्कफोर्स है उसके कारण प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग टेक्नोलॉजी सीखने में उन्हें दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए कि आज कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसे एक जवान व्यक्ति ज़्यादा तेज़ी से सीख सकता है बजाय एक 50 ईयर या 60 ईयर ओल्ड वर्कर के। तो ऐसे में ट्रेन करना तो ज़रूरी है। अब आपके पास 30 ईयर 20 ईयर ओल्ड वर्कर्स ही नहीं है, केवल 40 या 50 साल की उम्र के वर्कर्स हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कई कमेंटेटर्स ने आबादी घटने के कारण युद्ध की स्थिति भी बताई है। जैसे कि अभी रिसेंट जो यूक्रेन और रशिया की टेंशन चल रही है, इसमें एक पॉइंट ये भी बताया जा रहा है कि रशिया की आबादी है 14 करोड़, यहां पर भी फर्टिलिटी लगातार गिर रही है, इट इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। तो रशिया में आबादी गिर रही है, तो रशिया को आबादी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो रशिया क्या कर सकता है कि यूक्रेन को अपने में एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ के जो 4 करोड़ लोग हैं जो रशिया के कंपैरिजन में थोड़े से जवान है, वहां की आबादी इज यंगर कंपेयर टू द रशियन पॉपुलेशन, तो यहाँ पर सीधे 4 करोड़ आबादी बढ़ जाएगी, तो ये 18.5 करोड़ पे आ जाएंगे और इससे 30% डायरेक्टली इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। दे विल हैव मोर वर्कफोर्स। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के प्लान भी हो सकते हैं, हु नोस, व्लादिमीर पुतिन का दिमाग है। आप लोग चाहते हो कि रशिया यूक्रेन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं अभी जो क्राइसिस चल रहा है उस पर, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये लेक्चर तो आज हम समाप्त करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इस टेलीग्राम चैनल से। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का जो मेरा कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, इसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करना है तो आप प्लस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कीजिए। प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा अनअकैडमी के सभी टीचर्स लाइव क्लासेस लेते हैं और इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक में से कोई एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 साल प्लस का लेते हो, 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स भी फ्री मिलेंगे। महिपाल रेफरल कोड का इस्तेमाल करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर कोर्स सब्सक्रिप्शन विल बी अवेलेबल टू यू फॉर 47,000 रुपीज। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले, नया बैच ज्वाइन कर लो। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में नए बैचेस बनते हैं। एक अनाउंसमेंट आने वाला है कल शाम को, इसका इंतजार कीजिए। EMI ऑप्शन पर आप हमारे सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए और कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए रविवार 11 बजे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।